पिछले 1.5 महीने में लगभग भारत के 18 से 20 राज्यों में मैं घूम करके आया हूँ। लगभग 10-12 घंटे मैं काम करता था, किसानों से ही मिलता था, मजदूरों से मिलता था, दुकानदारों से मिलता था, सबसे मिलता था। वही स्थिति बनने जा रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, जो देख कर के आया हूं वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी, नदी किनारे रहने वाला व्यक्ति भी, हम मन में सोचते हैं मोदी ने ऐसा कौन सा मंत्र फूंका है, इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा मंत्र फूंका है। खेतों में काम करने वाला किसान भी मोदी मोदी कर रहा है, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी मोदी मोदी कर रहा है, रंगाई पुताई करने वाला है मजदूर भी मोदी मोदी कर रहा है। जहाँ देखो स्टेशन पर, मैंने देखा लखनऊ में, बनारस में स्टेशन पर वह कुली सामान उठाने वाले मोदी मोदी के गीत गा रहे हैं। हम पूछते थे कि भैया ऐसा मोदी ने कर क्या दिया, तू इतना दीवाना कैसे हो रहा है मोदी का। बोले बस आप इतना मत पूछो, बस अब की बार तो 400 पार, अब की बार तो 400 पार। फिर उन लोगों का माहौल देख करके हमारे मन में कुछ पंक्तियां आ जाती थीं। मैं उस समय सोचता था, मोदी 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 कहते जाइए, मोदी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए, लखनऊ का नज़ारा भी बदल जाएगा, बनारस का नज़ारा भी बदल जाएगा, दिल्ली का नज़ारा भी बदल जाएगा, आने वाला संकट भी टल जाएगा। मोदी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके मुख से जो हम सुनते थे मोदी की प्रशंसा, तो अब चूंकि मैं कवि हूँ, आई एम पोएट राइटर सिंगर एंड सोशल वर्कर सेठ मनोज जैन, तो फिर उसको कविता रूप में मैं लिख देता था। तो मैं लोगों के द्वारा बताई गई बात आपको गीत के रूप में बताने जा रहा हूँ। यह स्थिति है। कुदेर कुदेर के मैं लोगों से पूछता था कि भैया ऐसा बता, तो ऐसा मोदी ने कर क्या दिया। तो एक गरीब भी कहता था कि अगर आपको हम योजनाएं बताना शुरू कर देंगे तो बोले दिन से शाम, शाम से रात और रात से सवेरा हो जाएगा, परंतु मोदी ने जो पिछले 9.5-10 सालों में जो योजनाएं बनाई हैं उसका वर्णन करना बहुत कठिन काम है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत खुश है। राहुल गांधी कह रहे हैं हर आदमी तो परेशान है, किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवाओं के पास रोजगार नहीं। आप कह रहे गरीब आदमी मोदी मोदी चिल्ला रहा है। बिल्कुल पत्रकार जी, आपके मुख से सही निकल गया कि राहुल गांधी कहता है कि किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान, वही भी परेशान, वही परेशान। मगर मालूम है उसने किसका कहा? उसने अपना बताया कि हमसे सब परेशान हैं, राहुल से सब परेशान हैं, मम्मी सोनिया परेशान, प्रियंका परेशान, दुनिया भर के सब परेशान। इटली जाता है तो वहाँ के लोग भी परेशान। उसके मुख से सत्य निकल गया, वह ब्रह्म वाक्य निकल गया कि सब परेशान हैं, राहुल से परेशान हैं। और राहुल के कारण ही स्थिति ऐसी बनने वाली है, हमें जो लग रहा है। ऐसा मान लो इंडिया गठबंधन वालों के, वैसे तो यह लठबंधन मान लो, गठबंधन तो नाम को है, 5 मिनट को भी इनको एक कमरे के अंदर कर दो तो दीवारें हिलना शुरू हो जाती हैं, बैठ ही नहीं पाते शांति से, इतनी लड़ाई इनकी आपस में चलती है। 50 सीटें आना गठबंधन की मुश्किल लग रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो हम देख करके आए, क्या कानपुर, क्या लखनऊ, क्या बनारस, क्या अयोध्या, क्या गोरखपुर, सब जगह 12-12 घंटा हम घूमते थे। तो वहाँ जो हम देख करके आए हैं माहौल, स्थिति इतनी भयंकर है कि 80 में 80 सीटें बीजेपी की आने वाली हैं। क्या करिश्मा है, यह व्यक्तित्व तो देखो। अखिल विश्व में अभी मोदी से बड़ा कोई लीडर नहीं है, अखिल विश्व में। राहुल गांधी लीडर नहीं है? बिल्कुल लीडर है, राहुल गांधी भी लीडर है, परंतु उसको अब किससे तुलना करें हम, उसकी तुलना के बारे में ऐसा शब्द भी नहीं आ पा रहा है। कहाँ मोदी, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ 400 पार, कहाँ 50 के लिए भी मुश्किल हो पूरे गठबंधन की मिलाकर के। और राहुल गांधी से सबसे बड़ी क्षति तेजस्वी यादव। अगर ये तेजस्वी अपनी दम पर लड़ता तो बहुत कुछ कर लेता, अगर अखिलेश अपनी दम पर लड़ता तो बहुत कुछ कर लेता, अगर अरविंद केजरीवाल अपनी दम पर करता तो बहुत कुछ कर लेता, परंतु राहुल सबका मिलाकर के बंटा ढार करने वाला है। क्योंकि इस पनौती की किस्मत ही इतनी खराब है, इसके नक्षत्र का पता लगाया जाए कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ। अगर ईमानदारी से सोनिया गांधी बता देवे तो, सोनिया गांधी अगर पूरी ईमानदारी से राहुल के पैदा होने वाला नक्षत्र अगर बता दे तो आप समझ जाओगे कि इसलिए व्यक्ति तरक्की नहीं कर पा रहा है। और भारत के क्या विश्व के बड़े बड़े जोशियों ने भी कहा कि इसकी रेखाओं में राजनीति है ही नहीं है। उसको तो बढ़िया कोई जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, पेट्रोल पंप है, किराने की दुकान है, या जो भी चाहे वो पापा जैसा पायलटगिरी सीख लेता। राजनीति उसके बस की नहीं है। वह पूरी की पूरी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का भी अब की बार बंटा ढार कराने वाला है। जैसा मोदी क्यों जरूरी है? क्या मोदी के बराबर का कोई नेता नहीं? जनता चाहती है कि मोदी बने, अगर मोदी बन गए तो ऐसा क्या हो जाएगा? हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, परंतु सत्य को देख करके अपन चुप कैसे रह सकते हैं।
जरूरी नहीं है जो व्यक्ति पार्टी का है वही व्यक्ति पार्टी का है और वह प्रशंसा करे। प्रशंसा किसी व्यक्ति का बिना पार्टी के होकर के भी प्रशंसा की जा सकती है, ऐसे कर्म हैं उसके। सबसे पहली बात तो आज तक मोदी को इतने सालों में, जब वो 15-13 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री था, इतना भी दाग धब्बा कलंक मोदी को नहीं है, इतना सा भी दाग धब्बा। जबकि सन 47 से लेकर के आज तक देख लो आप कितने नेता जेलों में होकर के आ गए, कितने कितने प्रकार से, एक छोटे सरपंच से लेकर के एक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकांश कलंकित हैं। सबके सब घनघोर भ्रष्टाचारी करते हैं, एकमात्र बिजनेस मान करके राजनीति में आ जाते हैं और बनने के बाद राष्ट्र की तिजोरी को अपने बाप की तिजोरी मानते हैं। मोदी को किसी प्रकार का करप्शन का चार्ज नहीं है। जब तक 13 साल मुख्यमंत्री था, अब लगभग पौने 10 साल और 10 साल ही होने वाले हैं। इतना सा भी दाग धब्बा कलंक, आचरण में कोई कलंक नहीं। भारत के इतिहास का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जो शुद्ध शाकाहारी है, जो विदेशों में जाकर के भी नवरात्रा के दिनों में 9 दिन नींबू पानी पर रह जाता है, परंतु अपने शाकाहार से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता। आप इन बातों को छोटा समझते हो। हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में वो अपने शाकाहार के कारण राज करता है। करोड़ों लोगों के हृदय में इसलिए राज करता है क्योंकि वह विश्व की राजनीति का सबसे ईमानदार आदमी है। करोड़ों लोगों के हृदय में इसलिए राज करता है क्योंकि उसने अपने जीवन में आचरण संबंधी कोई व्यभिचार, कलंक या व्यसन आज तक उसने अपने जीवन में नहीं किए। करोड़ों लोगों के हृदय में इसलिए राज करता है क्योंकि वो 100% सत्य बोलता है। करोड़ों लोगों के हृदय में इसलिए राज करता है क्योंकि उससे बड़ा देशभक्त और देश प्रेमी किसी को कोई भारत में मिलने वाला नहीं है। करोड़ों लोगों के हृदय में मोदी इसलिए राज करता है क्योंकि उसने देश के उत्थान और विकास की खातिर, भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाने की खातिर, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की खातिर उसने अपने परिवार को सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं एक बात चैलेंज के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई भी भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोगों में एक भी माई का लाल नहीं कह सकता कि मोदी के 13 साल के मुख्यमंत्री काल की राजनीति में और अब 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मोदी ने अपने किसी भाई को, किसी बहन को, किसी रिश्तेदार को, किसी सगे संबंधी को, किसी मित्र को किसी भी प्रकार का फायदा पहुंचाया हो। इसलिए मोदी करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करता है। और आज वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो बड़े बड़े विदेशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, उनके हृदय में मोदी राज करता है। अमेरिका जैसा राष्ट्र मोदी की कदर करता है, मोदी की इज्जत करता है। पत्रकार जी, पता है आपको, जब यूक्रेन और रूस का, रसिया का अभी भी चल रहा है, उस समय एक ही चर्चा थी पूरे वर्ल्ड में कि पूरे वर्ल्ड में एक ही शख्स ऐसा है जो शांति स्थापित कर सकता है। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको बंद एक ही व्यक्ति करा सकता है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। विदेश के लोग, अमेरिका का राष्ट्रपति प्राणों से बढ़ के नरेंद्र मोदी को चाहता है। इजराइल, विपक्ष तो कह रहा है तानाशाही चल रही है, अरविंद केजरीवाल को अंदर डाल दे, जिसको चाह रहे इसको अंदर डाल रहे हैं। ऐसा कह करके उनकी सीटें क्रम क्रम से कम होती जा रही। स्थिति इतनी भयंकर है, ऐसा लगता है, मैं लगता है ऐसा ना हो जा 50 से उतर के 10 पे आ जाएं। जितनी जितनी ये लोग असत्य बोल करके मोदी की झूठी निंदा करेंगे, उतने उतने इनके वोटों का परसेंटेज भी कम होगा, इनकी सीटें भी लगातार कम होंगी। आपको नहीं लगता तानाशाही चल रही है? किसी भी प्रकार से नहीं। कई जगह क्या होता है पत्रकार महोदय, कई बार कुछ काम स्ट्रिक्टली करना पड़ते हैं। इन जैसे गद्दारों को, इन जैसे सपोलों के लिए ऐसे ही कड़क होकर काम करना पड़ेगा, वरना इतनी रफ्तार के साथ। अब इस बात को बहुत अच्छे से सुनना, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैं मोदी के लिए पसंद क्यों करता हूँ, मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में भारत का इस्लामीकरण और ईसाईकरण अपनी आँखों से देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। सन 47 से लेकर के आज तक, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जितने भी हैं सबके सब निकल करके इस्लाम राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए, और लगातार तब से लेकर के आज तक कहीं लब जिहाद है, कहीं धर्म परिवर्तन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लगातार भारत का हिंदुत्व समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनके टारगेट पर है कि भारत एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। अगर यहाँ पर इस्लाम का माहौल बना दूँ, ईसाईकरण कर दो, इस्लामीकरण कर दो, फिर पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं के लिए कोई स्थान ही नहीं है। मैं मोदी का फ़ैन, मोदी का भक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि भारत का इस्लामीकरण, ईसाईकरण हो। और एकमात्र शख्स है जो इन चीज़ों से भारत को बचा सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। दूसरा कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। तीसरा कोई है तो उसका नाम है अमित शाह है। ऐसे लोग ही चाहिए।
इतनी रफ्तार के साथ विदेशी घुसपैठिया भारत में घुस रहे हैं। 5 से लेकर के 10 करोड़ तक जिनके आधार कार्ड, आई कार्ड आदि बन चुके हैं। प्रतिदिन एक भी भारत का गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर म्यांमार के रोहिंग्या टाइप के या जितने लुच्चा लफंगा मवाली गुंडा टाइप के चोर उचक्के डाकू टाइप के आदमी साले गद्दार खाते भारत का और लगातार निंदा भारत की करते हैं, बुराई भारत की करते हैं। प्रतिदिन भारत के गांव-गांव में ऐसे लोग आते जा रहे हैं। इसी के लिए एनआरसी, सीए भी इसलिए ज़रूरी है। राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, अगर सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। वो ज़रूर करेगा। उनकी ज़िंदगी उनके घर में तो पूरी जातियां हैं, एक घर में ही हैं। किसी ने मुसलमान से, किसी ने ईसाई से, किसी ने किसी से, किसी ने किसी से, किसी ने किसी से। उनको इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो जानबूझ करके यह करते हैं। उनको पूरे काम ऐसे करना है जिससे लोग आपस में लड़ें और 3 काल में भारत का उत्थान और विकास ना हो। वो ऐसे ही काम करता है। उसको पता है जातिवाद का यह राग अलाप छेड़ दो तो निश्चित रूप से लोग आपस में लड़ेंगे। और जैन साहब, आपने कहा कि मैं 17-18 राज्यों में घूम के आया। राहुल गांधी ने तमाम बार कोशिश की, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन ये मुद्दे चल क्यों नहीं पाए? चल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहते हैं वक्ता की प्रामाणिकता। सबसे पहले वक्ता की प्रामाणिकता, वक्ता जितना जितना प्रामाणिक होता है उतनी उतनी लोगों की उसके प्रति श्रद्धा जुड़ती है, उतनी उतनी उसकी बात लोग मानते हैं। वह स्वयं ही प्रामाणिक नहीं है। उसकी किसी भी कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। इसलिए उसकी सब बातें निराधार सिद्ध हो जाती हैं। और पहली बात तो उसमें एक भी लक्षण राजनीतिकों जैसे नहीं है। लगता ही नहीं है कि इंदिरा गांधी का पोता है। कहीं से कहीं तक जिस परिवार के लोगों ने लगभग भारत में 60 से 65 साल राज किया, वहाँ के तो बच्चे बच्चे को राजनीति में कितना ट्रेंड होना चाहिए। परंतु राहुल गांधी के किसी भी लक्षण से, किसी भी आचरण से, किसी भी व्यवहार से, उठने बैठने के तरीके से, बोलने के तरीके से, भाषण के तरीके से, उसके सोच से, उसके विचारों से कहीं से कहीं तक वह नेता जैसा लगता ही नहीं है। कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आए मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। वहीं नरेंद्र मोदी मंच से कह रहे हैं कि जब तक मैं बैठा हूं ओबीसी और दलितों का आरक्षण मैं मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। बहुत बढ़िया। आज तक इन्होंने किया क्या है? कांग्रेस ने सिर्फ एकमात्र जाति मुसलमानों के लिए ही बढ़ावा दिया। जितनी है भयंकर आतंकवाद आदि की जो भी मतलब बढ़ोतरी भारत में हुई है उसके पीछे है कांग्रेस। अगर स्ट्रिक्ट इनके पीछे होते कि या तो सुधर जाओ या ऊपर जाओ, इनको ऐसा ही चाहिए। या घुसपैठिया टाइप के जो लोग हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या चाहिए? इसी प्रकार का माहौल चाहिए। कांग्रेस ने ब्लाइंड सपोर्ट किया, पूरा पूरा बढ़ावा दिया। याद करो उस समय पर जितने गुंडा मवाली टाइप के थे, कितने मर्डरर थे, कितने प्रकार से लूटते थे, ज़मीनें लूटते थे, गरीबों को मारते थे। कई ऐसे इलाके हैं, कांदला है, कैराना है, ऐसे भारत के अधिकांश राज्यों के बहुत से इलाके हैं जहां से हिंदू पलायन कर करके अपनी संपत्ति, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना वैभव छोड़ करके भाग गए मुसलमानों के कारण। गांव-गांव में ऐसा कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, क्योंकि पता लगने के बाद कांग्रेस उन अपराधियों को बचाने में लगी रही। एक बात और याद रखना, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन जिन ने इस टाइप से किया, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उसका नाम क्या है, इस प्रकार के ऐसे हजारों सपोलों को कांग्रेस ने बढ़ावा देकर के बहुत बड़ा अपराधी बनाया, बहुत बड़ा अपराधी बनाया, उनको बढ़ावा दिया। कश्मीर का जितना भी रगड़ा है, जो भी है, सब नेहरू की देन है। इन लोगों ने ही ऐसा माहौल बनाया। वरना इनकी क्या औकात के वंदे मातरम नहीं बोलते, इनकी क्या औकात जो तिरंगा झंडे का अपमान करते, इनकी क्या औकात जो भारत माता की जय ना बोलने का साहस कर लेते। भारत माता की जय बोलते, वंदे मातरम बोलते, तिरंगा झंडा अपनी छाती पर लगाते। अगर मोदी बहुत पहले आ गया होता, योगी बहुत पहले आ गया होता, अमित शाह बहुत पहले आ गया होता। एक बात हम आपको फिर से बता देते हैं, इसलिए हम मोदी के भक्त हैं। यदि भारत को इस्लामीकरण और ईसाईकरण से बचाना है तो मोदी को जरूर ही लाना है। अब की बार 400 पार। बस एक निवेदन पत्रकार जी आपके चैनल पर हम करना चाहते हैं। हमेशा से भारत के 3 से 4 करोड़ जैन लोगों ने नोट वोट सपोर्ट, हमेशा सब प्रकार से बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का पूरा सहयोग किया, आगे भी करने वाले हैं, क्योंकि जैन इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते।
क्योंकि जैनों को पता है शाकाहार बचाना है तो मोदी की तरफ जाना है, ईमानदारी बचाना है तो मोदी की तरफ जाना है, देश को बचाना है तो मोदी की तरफ जाना है, ईमानदारी का राज्य स्थापित करना है तो मोदी की तरफ जाना है, सोने की चिड़िया विश्वगुरु विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी की तरफ जाना है। जैन नहीं इसके अलावा कहीं जा सकते। परंतु मोदी जी से हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, प्रार्थना है भारत में रहने वाले सभी जैनों की तरफ से कि मोदी जी पिछले समय थोड़ा कुछ जैनों के साथ कुछ हो गया था, आप बहुत महान हैं। पूरा जब विश्व आपको एक महान नेता के रूप में स्वीकार करता है तो हम सब तो करेंगे ही। अमेरिका से लेकर के, रसिया से लेकर के बड़े बड़े सब देश आपको एक महान वर्ल्ड लीडर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम तो करेंगे ही। बस थोड़ा सा क्या है, कुछ असामाजिक तत्वों ने बीच में कुछ जैन लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया था। तो इस प्रकार से आपसे उम्मीद है कि अब की बार भी पूरे जैन लोगों ने तय करके रखा है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। सब जैनों का संकल्प है कि मोदी को 400 पार कराना है। तो मोदी जी आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि अब की बार जब आप प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना आपको ही है। करोड़ों रुपए की शर्त लगाने को भी हम लोगों से तैयार हैं। जो माई का लालो आ जाए मैदान में, हम 50 लोगों से शर्त लगाने तैयार हैं अब की बार 400 पार। मगर मोदी जी बस प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते साथ आपको एक बात याद रखना है, ऐसा संकल्प साथ में ले लेना है कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, क्या कहना है मोदी जी आपको, प्रधानमंत्री की शपथ लेते साथ मोदी जी आपको अब की बार क्या कहना है, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक दुनिया की कोई ताकत भारत में रहने वाले किसी भी जैन का बाल भी बांका नहीं कर सकती। और जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, जैन अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और जैन लोगों को व्यवसाय करने में या किसी भी प्रकार से कहीं तक जैनों को कोई समस्या या परेशानी खड़ी नहीं होगी जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ भी कहेंगे। और हमें विश्वास है हमेशा से पूरी जैन समाज को आप लोगों का, हिंदुओं का पूरा सपोर्ट मिला है। जब भी कोई घटना हम लोगों में होती है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस वाले लोग ही आते हैं, यह 100% सत्य बात है। तो आगे भी मोदी जी, आप बीजेपी, आप लोग निश्चित रूप से जैनों की भी पूरे अच्छे तरीके से पूरा संरक्षण और संवर्धन करेंगे और जैनों से कहेंगे आप लोग निश्चिंत होकर के अपने धर्म का और अपने व्यवसाय का बढ़ोतरी करें, इसको बढ़ाएं। मोदी आपके साथ है। अब की बार 400 पार। आखिरी सवाल जैन साहब, वायनाड के बाद राहुल गांधी लड़ रहे हैं रायबरेली से, क्या लग रहा है रायबरेली से जीत पाएंगे? आप तो घूम के आए, भारत भ्रमण करके। बिल्कुल, 18 से 20 राज्यों में हमने लगभग 10-12 घंटे काम किया। तो वहाँ पर रायबरेली की दशा आपको बता दें हम, उसको पिछले महीने भर से राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वायनाड का भी सिंहासन उसको ऐसा लगने लगा था कि डोल रहा है, उसको पता है यहाँ का भी डोल रहा है। अमेठी में तो स्मृति ईरानी के सामने वर्ल्ड का कोई भी आके खड़ा हो जाए उसको हारना ही है। उसकी बौखलाहट है, उसको पता है हम कहीं से भी नहीं जीत रहे हैं। हमने आपको सीटें बता दी, 80 की 80 यूपी में। कितनी याद रखना, भूल मत जाना, तारीख याद रखना, आज का टाइम याद रखना, क्योंकि हमें कई बार शंका होती है कि आप थोड़े कांग्रेसी जैसे लगते हो। तो याद रखना ये टाइम आज का, 80 की 80 यूपी में जा रही। अब कौन सी मैथमेटिक्स से आप बता रहे हो कि रायबरेली में तो वो जीत जाएगा? 80 तो आ रही हैं मत बीजेपी की यूपी में। अब आप बताओ और कितनी हैं? राहुल गांधी एक दिन प्रधानमंत्री बने? हमें इतना पता है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आ रही। अब और लोगों की आप गिना दो। राहुल गांधी नहीं लगता प्रधानमंत्री बनेंगे? आप 80 के अलावा और गिनाओ ना, किसकी कितनी आ रही है, अखिलेश की, राहुल की। आपको लग रहा 80 आएगी? हाँ, जबकि हमें पता नहीं है वहाँ कितनी है, मगर 80 सीटें बीजेपी की आ रही, बाकी कांग्रेस और अखिलेश की। जरा तुम गिना दो। फिर राहुल गांधी का भविष्य क्या देख रहे हैं? राहुल गांधी का भविष्य में यह पता है कि वे कुछ ही समय के बाद इटली निकल जाएंगे। उसका बाकी का जीवन वहीं निकलने वाला, वहीं रहेगा। शांति इसी में, भारत में भी शांति रहेगी, उसके जीवन में भी शांति रहेगी। सुना है कि वहाँ और भी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, सब प्रकार से। हो सकता है कहीं वहाँ शादी आदि भी करी हो, कुछ बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हों, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उसको भी तो अपनी वंश परंपरा देखना है, सब बढ़ाना है, सब करना है। तो इस प्रकार से वो उसका बाकी का जीवन वहीं निकलने वाला। हमें ऐसा लगता है 4 जून के बाद लगभग वो 15 दिन और रहेगा। 15 दिन के बाद वो चला जाएगा। हाँ, प्रियंका चूंकि भारत रहेगी, वो सोनिया और राहुल का जीवन बाकी का वहीं निकलने वाला है। लिख करके रख लेना आप गारंटी के साथ। मोदी 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 कहते जाइए, मोदी 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 कहते जाइए, कमल के बटन को दबाते जाइए। दिल्ली का नज़ारा भी बदल जाएगा, भारत का नज़ारा भी बदल जाएगा, आने वाला संकट भी टल जाएगा।